हेलो एवरीवन, आपका बहुत 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 स्वागत है ई सरल के चैनल पर। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें से 70% से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, कोई सा भी एग्जाम हो, वो करने वाले हैं। ठीक है, तो यार बहुत ध्यान से सुनना। पिछले वाले पार्ट में हमने थॉमसन के सारे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, फिर उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड का मॉडल, फिर रदरफोर्ड के मॉडल में क्या खराबी है, बोर का मॉडल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये सारी चीजें, स्पेक्ट्रम, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। ठीक है, अब आज हम आगे बढ़ेंगे और देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, ठीक है, उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर जिससे हमको पता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, क्वांटम नंबर्स आए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया, फिर फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ, अब हमको सब कुछ पता चल गया है एटम के बारे में, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज हम ये पूरी चीज कवर करने वाले हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी पार्ट से बनते हैं, तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, सो दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में। ये सीरीज को आप अगर कर लोगे तो आपके जेई मेंस में जो फिजिकल केमिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो पक्के हैं, और नीट के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं वो भी पक्के हैं। ठीक है, हम एक एक छोटी से छोटी चीज फ्रॉम बेसिक्स रिवीजन करना शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजों में आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, डेरिवेशन कैसे हो रहा है वो भी समझाऊंगा, पीछे का पूरा जो एक तरीका होता है समझने का, जो पूरा एक्सप्लेनेशन है बेसिक से, वो भी आपको जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन का पार्ट 2। भाई आज हम शुरुआत करने वाले हैं किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत हिस्टोरिकली। क्यों? क्योंकि इसने जो है लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अलावा ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था, अभी आपको बताऊंगा वो किसने दिया था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, ये वो फिनोमिना है जिसमें अगर हम मेटल की प्लेट पर लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। जब ये हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही अजीब बात थी यार, मैंने मेटल पे लाइट डाली तो यार वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल के आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फाइनली फिर जो एक्सप्लेनेशन दिया, भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं। हम जब लाइट डालते हैं मेटल की प्लेट पर तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। हमने यहां पे बैटरी भी लगा रखी है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, कैथोड बोल सकते हो, एनोड बोल सकते हो। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे हैं। आप लाइट शाइन कर रहे हो जब, देखो ये रियल विजुअलाइजेशन है, आपको अब दिख गया, ये एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में बैठ गया। यार एक तो मैं बोल रहा हूं हाँ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, भैया देख लो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। वापिस से आपको दिखाता हूं, भाई खुश रहो ना, अच्छा है, मौज उठाओ, मौज कर दी सर आपने तो है। ये देखो मैं लाइट की इंटेंसिटी, मतलब मैं लाइट डाल रहा हूं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ई सरल के ऐप तो है ही, आप डाउनलोड कर सकते हो। निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें यहां पे ऑब्जर्व करी। इलेक्ट्रॉन्स निकल के सामने की तरफ जा रहे हैं, पहली चीज ये। कब? जब हमने लाइट मारी। किससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? मेटल की एक प्लेट ले रखी है उससे निकल रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी भी यहां पे फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया तो 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटेनियसली बाहर आ रहे हैं। वापस से आपको दिखाता हूं, देखो अब ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने यहां पे लाइट डालना मैं शुरू करूंगा बिना किसी वेट के, जैसे ही मैंने यहां पे लाइट डाली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइम में बाहर आ रहे हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट इंस्टेंटेनियसली। दूसरी ऑब्जर्वेशन, आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटो करंट बढ़ जाता है। फोटो करंट मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं वो इंक्रीज हो जा रहे हैं। इसको भी अपन देख लेते हैं। यार मैं बोल के क्यों करूं, आपको दिखाऊंगा ना सारी चीज। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाओ भाई, चलो चलो चलो, इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई। आप देखना जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। ये इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और इंटेंसिटी बढ़ाई और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं मेरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, पर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको ध्यान रखना है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है,
नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करते हुए जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट डाली है तो फिर वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है। ये वाला जो पॉइंट था इससे वेव नेचर डिस्प्रूव हो गया। ये वाला जो पॉइंट था इससे वेव नेचर डिस्प्रूव हो गया। क्यों? वेव नेचर क्या बोलता है? वेव नेचर ऐसा बोलता है कि यार आप अगर लाइट डाल रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम भी है लाइट की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेव नेचर के हिसाब से एनर्जी धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, वेव नेचर ने क्या बोला कि धीरे 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 एनर्जी अक्यूमुलेट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा कुछ शो ही नहीं हुआ। इसका मतलब वेव नेचर गलत है, हमको दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, बहुत सिंपल प्यारा सा एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आपको इस बॉक्स को खिसकाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लगती है और आप इस पे 5 न्यूटन की फोर्स कितनी भी देर तक लगाते जाओ, ये बॉक्स नहीं खिसकेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि यार मैं 5 न्यूटन की फोर्स को 2 घंटे तक लगा दूंगा तो ये बॉक्स खिसक जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको अगर इस बॉक्स को खिसकाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए तो आपको मिनिमम 10 न्यूटन या उससे ऊपर की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये बॉक्स खिसकेगा। तो सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ये दिया कि यार ये जो आपका मान लो ये मेटल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलने के लिए लेट से अगर 10 यूनिट एनर्जी की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 यूनिट की एनर्जी को 4 घंटे तक देते रहोगे और ये बाहर निकल जाएगा, या 10 घंटे तक देते रहोगे बाहर निकल जाएगा। वेव ने बोला था ऐसा होना चाहिए। अगर मैं 1 यूनिट पर आवर की एनर्जी इसको दे रहा हूं और मैं इसको 10 घंटे 10 आवर तक एनर्जी दे दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए, पर यह गलत प्रूव हो गया। तो वेव थ्योरी यहां से भी डिस्प्रूव हो गई कि लाइट वेव होती है। हमको होता है दोनों होती है डिपेंडिंग ऑन द फिनोमिना, बट इस फिनोमिना में जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। कैसे शो करती है? देखो, अब आपने मान लो फ्रीक्वेंसी, ये क्या बोल रहा है कि भैया एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो फ्रीक्वेंसी से हमारी एनर्जी डिसाइड होती है। इसका मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसमें एक क्वांटम, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसमें एक क्वांटम की एनर्जी ग्रेटर देन 10 यूनिट होगी, वो इसको इंस्टेंटेनियसली निकाल देगा। इसको आप इससे समझ सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक छोटा सा पार्टिकल मान लो, एक इलेक्ट्रॉन को, जो यहां से लाइट का क्वांटम आया उसको भी एक छोटा सा पार्टिकल मान लो, उसने इसको टक्कर मारी, कोलिजन किया और ये बाहर निकल गया। ये बाहर तभी निकलेगा जब इसकी एनर्जी 10 से ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी एनर्जी किससे ज्यादा होगी? इसकी एनर्जी 10 से ज्यादा होगी, तभी जाके ये पार्टिकल यहां से निकलेगा। ठीक है, इसकी एनर्जी जब 10 से ज्यादा होगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस ने, एक तो इंस्टेंटेनियसली बाहर आ रहा है, मतलब फटाक से टक्कर हुई, फटाक से बाहर निकल गया। इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? अच्छा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। तो यार जब मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं तो उसका काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। समझना जरा, अगर मैं इसके जैसे बहुत सारे फोटॉन्स यहां पे डाल दूंगा और सबकी एनर्जी मान लो 15 के बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन 5 की एक्स्ट्रा एनर्जी लेके निकलेंगे। भाई 10 यूनिट तो इनको बाहर निकलने के लिए चाहिए, वो तो खर्च हो जाएगी। 5 एक्स्ट्रा यूनिट की ये एनर्जी लेके यहां से निकलेंगे। अगर ये सारे फोटॉन्स की एनर्जी मैंने कितनी रख रखी है? सारे फोटॉन्स की एनर्जी मैंने 15 यूनिट रख रखी है। तो आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन की बाहर निकलने की काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड नहीं कर रहे। आप ज्यादा एनर्जी दे दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ज्यादा एनर्जी किससे आती है? हमको क्या पता है? E = h/nu। तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो हमको क्या क्या मोटा मोटा समझ में आया कि यार इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटेनियसली बाहर निकल जाते हैं क्योंकि कोलिजन हो रहा है। जैसे यहां से एक टक्कर पड़ी क्वांटम से इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन बाहर, तुरंत बाहर हो जाएगा। 10⁻⁸ सेकंड की रेंज होती है, वो उतने में बाहर निकल जाता है। तो दैट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस फॉर अस मियर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, पर हर इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन की, अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो लाइट से बाहर निकले हैं।
तो इंडिविजुअल फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को नंबर से लेना देना नहीं है, क्योंकि एक क्वांटम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, या एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। आपको अगर बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो आपको इस फोटोन की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी से कम रख रखी है, मतलब हर क्वांटम की एनर्जी या हर फोटोन की एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो नॉक आउट हो रहे हैं मेटल से, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो इन भाई साहब ने दिया था, ठीक है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया था। मैंने बोला था वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी यार। ये लेजेंडरी आदमी है यार, इनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ये आप लोगों को बहुत रिलेट करना पड़ेगा। ही इज द किंग ऑफ रिजेक्शंस, ठीक है। इन्होंने इतने कॉलेजेस में अप्लाई किया कि भैया मैं आपके कॉलेज से पीएचडी करना चाहता हूं। इनको सबने मना कर दिया कि भैया तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरे को बोलना नहीं आता है, तेरे पास डिग्री नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, हम तेरे को नहीं करने देंगे अपने कॉलेज से पीएचडी। फिर उन्होंने बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, वहां भी इनको नौकरी नहीं मिली। बहुत मशक्कत करने के बाद एक पेटेंट ऑफिस वालों ने दरिया दिली दिखा के इनको नौकरी दी। मनमान जगह इन्होंने अप्लाई किया, सब जगह से रिजेक्ट होते गए। यार आप लोगों को इतना सा भी कुछ बोल देते ना, आपका मोरल डाउन हो जाता है। बट इनको पता था यार जिंदगी में कुछ करना है, करते गए, पेटेंट ऑफिस में पहुंच गए। और ये इनके लिए सबसे बड़ा बून या वरदान प्राप्त हुआ इनको जो था, क्योंकि उस टाइम की जितनी रिसर्चेस थी वो सारी पेटेंट ऑफिस में आती थी अप्रूव होने के लिए। तो आइंस्टाइन का दायरा बढ़ गया दुनिया को देखने का, इनकी नॉलेज की इनके पास अथाह सागर हो गया। वहां से चीजें पढ़ के इन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज कर दी कि भाई अब ये अमर हो गए हैं। तो यार जिंदगी में पहली बात तो जो होता है अच्छा होता है। अगर आप कहीं पे पहुंच गए हो तो वहां से लर्निंग करना सीखो। ये चाहते तो जो वहां पे बाकी क्लर्क बैठते थे उनकी तरह अपना सर पीट सकते थे कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, बट इन्होंने उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी। तो आप अभी जहां हो, जिस भी हालत में हो, आप वहां से अपने गोल तक, अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हो यार। हम क्या बैठ जाते हैं, अरे सर मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है, उतना नहीं है। हमेशा हमारे पास नहीं होने के बहाने होते हैं, करने का पर रीजन एक ही होता है कि हमको हमारे गोल तक पहुंचना है। तो आइंस्टाइन ने हमारे फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने बोला यार देखो जो लाइट होती है ना वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की मिलके बनी होती है। भाई आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ये जो लाइट है छोटे छोटे येलो जो फोटोन्स है, येलो मैंने सिर्फ ऐसे ही अच्छा कलर होता है इसलिए लिया है, ऐसे उसका कोई कलर नहीं होता है एज सच, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। येलो जो फोटोन्स है उनसे मिलके बनी है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, विजुअलाइज कर लेते हैं। फोटोन आया और ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया टक्कर मार के, एक और फोटोन आया, एक और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया टक्कर मार के, ठीक है। तो क्या हुआ, फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के बाहर कर देता है। यार देखो ये सब में बहुत मेहनत लगती है, आपको इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि यार ये बहुत विजुअलाइजेशन करवाने में एक्चुअली में टेक्स आवर्स एंड आवर्स ऑफ थिंकिंग कि उसको करवाना कैसे है, और बहुत मेहनत लगती है यार इसमें, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर फोटो करंट इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, तो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी, ठीक है। तो यार एक पहले ग्राफ समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार फोटो करंट बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने पर। तो आप ये देख ही रहे हो, ये फोटो करंट है वाई एक्सिस पर, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है जेड एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर रखी है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, भाई यहां पे I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 है, ठीक है। तो यहां पे हम जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं फोटो करंट बढ़ रहा है। सैचुरेशन करंट नाम की भी एक चीज होती है, आप देखोगे कि यार हर इंटेंसिटी पे एक पॉइंट पे जाके करंट सैचुरेट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पर हम जैसे जैसे यहां पे बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा फोटो करंट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो हमारा फोटो करंट यहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान रखना कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ज्यादा होगी करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा
अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों को ये सवाल आ रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे करंट होता क्या है, Q/T। तो आप Q की मात्रा बढ़ा रहे हो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे अगर आपने ज्यादा फोटॉन्स फेंके हैं तो इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट इंक्रीज होता है। तो आइंस्टाइन ने यह फॉर्मूला दिया, ठीक है, Ke max इज इक्वल टू h nu माइनस फाइ, जहां पे फाइ क्या होता है, सैचुरेशन वर्क फंक्शन होता है। फाइ क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात है, मान लो मेरा एक न्यूक्लियस है और मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को इस एटम से बाहर भेजना है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मेरे को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं ओवरकम कर लूं। तो वो जो एनर्जी होती है वो फाइ के बराबर होती है, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं कि यार हाँ मिनिमम आपको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आप अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देते हो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि h nu की वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो हां इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। पहली चीज तो हमको यह समझनी है इस फॉर्मूला में, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Ke max इज इक्वल टू h nu माइनस फाइ। आगे बात समझ में, Ke max इज इक्वल टू h nu माइनस फाइ। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब हमको अगली बात समझनी है। अगली बात क्या है कि यार यहां पे आपने सर Ke max क्यों लिख रखा है। Ke max इसलिए लिख रखा है क्योंकि असली में पिक्चर ऐसी कुछ होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत मनमान इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरा जो फोटोन है, मान लो ये मेरा फोटोन है, ये इससे आके टकराया और ये बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलने में इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ये अपनी एनर्जी लूज कर देगा। तो क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, तो बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी से भी टकरा सकता है, टक्कर होने से उसकी एनर्जी लूज हो सकती है। तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, जब यार मेरा फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ये बिना किसी से टकराए, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में सीधा यहां से बाहर निकल जाए, तो उस केस में मैक्सिमम एनर्जी आएगी। तो ये h nu माइनस फाइ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। हर इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी नहीं आएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन धीरे से बाहर निकलेंगे क्योंकि वो टकरा गए हैं बीच रास्ते में, तो मैक्सिमम Ke क्या होगी, h nu माइनस फाइ। चलो बहुत बढ़िया, ये फोटोन की एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है। तो अलग अलग मेटल का अगर मैं वर्क फंक्शन देखूं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है कि मिनिमम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन गिवन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, जिससे कि वो एनर्जी बैरियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, उसको क्रॉस करके सरफेस से बाहर निकल जाए, उनको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये Ke max वर्सेस मेटल, Ke max फॉर डिफरेंट मेटल्स का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यार कैल्शियम का IE आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है जहां पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल रहा है, कैल्शियम के लिए। ये सोडियम के लिए जहां पे जस्ट बाहर निकल रहा है, ये सीजियम के लिए जहां पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल रहा है। तो मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, फाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो यार एक्चुअली में मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी निकाली जाती है एक्सपेरिमेंटली, वो ऐसे ही निकाली जाती है, इसी तरीके से मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी निकाली जाती है। आप समझ रहे हो, ये सारे एक्सपेरिमेंटली चीजें। ये इतना रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट लेके आए थे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देके कि भाई गजब, मतलब मचा ही दिया उन्होंने इस चीज में, है ना। तो फाइ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा वर्क फंक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यार दो तीन चीजें होती है अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपको पता होनी चाहिए। हमारा कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमने क्या देखा था, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड थी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस बैटरी को रिवर्स कर देता हूं कि इधर पॉजिटिव प्लेट आ जाती है और इधर नेगेटिव प्लेट आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तो इसी प्लेट से बाहर निकलेंगे अभी भी, क्योंकि लाइट तो इस पे स्ट्राइक हो रही है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पीछे खींचना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पीछे खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल, वो रिवर्स पोटेंशियल जो आपने उल्टा कर दिया इधर पॉजिटिव चार्ज वाला, कितना हमको लगाना पड़ेगा कि जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए और वापस इधर ही आ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है यार। हम ये चाहते हैं कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको हमको रोकना है, हम नहीं चाहते कि वो सामने वाली प्लेट पे पहुंचे।
तो हमको कितना उल्टा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, वो अपना होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। की आप अगर V नॉट जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दोगे तो करंट यहां पे 0 हो जाएगा। दो बहुत सिंपल सी चीजें, इसको वापस से समझ लेते हैं। मान लो मैंने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से एक मेरा फोटोन फेंका, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मेरे को इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से जो निकला है मेरा इलेक्ट्रॉन वो वापस आ जाए। तो मेरे पास यहां पे इतना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कि वो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के वापस बुला ले। तो वो जो पोटेंशियल होगा, वो मिनिमम पोटेंशियल जो इसको वापस से खींच ले, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, इंटेंसिटी तो कोई एनर्जी से लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी कम ज्यादा भी होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगी उन फोटॉन्स की, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस ग्राफ में हमको क्या दिख रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख रहा है। तो यहां पे देखो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। तो यार अब आप देख रहे हैं यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे अभी 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस पोटेंशियल को रिवर्स कर दूंगा। क्या करने वाला हूं मैं, इस पोटेंशियल को अब मैं रिवर्स कर दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं कि भाई निकलना बंद हो जाओ। तो ये देखो अभी मतलब मैं कर नहीं रहा, बेसिकली अगर मेरे को इनको रोकना है तो मेरे को रिवर्स पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा, जहां पे मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाऊंगा, जैसा हमने उसमें देखा। एक और चीज होती है लास्ट इसमें, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि यार अगर मैं बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा भी रहा हूं ना, अगर मैं बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, आप देखो मैं कितना भी पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे करंट जाके सैचुरेट हो जा रहा है, मतलब करंट बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सैचुरेशन करंट नाम की चीज होती है। आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, एक मैक्सिमम करंट होता है जो आ सकता है, उससे ज्यादा करंट नहीं आता, जिसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, सैचुरेशन करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि यार मैं पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं तो मेरा करंट भी बढ़ता जाएगा, नहीं, एक लिमिट आएगी जिसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्या होता है यार, इसका एक्सप्लेनेशन रिवीजन में नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, बट आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि हाँ, सैचुरेशन करंट नाम की एक चीज होती है, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यार ये तो बात हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। अब हम वापस अपनी उस डिबेट पे आते हैं कि यार लाइट जो है वो वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो वापस से अब साइंटिफिक कम्युनिटी भाई, उनका दिमाग तो बहुत भयंकर चलता है, तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि यार लाइट में ही ऐसा क्या खास बात है, क्या कोई पार्टिकल भी वेव और पार्टिकल दोनों हो सकता है क्या? सर आप ये कौन सी बात बोल रहे हो, पार्टिकल ही वेव और पार्टिकल कैसे होएगा? पर होता है। डी ब्रॉगली जो थे उन्होंने इस पे बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया, ये जो भाई साहब हैं, कि डी ब्रॉगली ने ये सजेस्ट किया कि जैसे लाइट होती है, मैटर की भी डुअल कैरेक्टर होती है, मैटर भी वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर दिखाता है। और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होती है पार्टिकल की, यार वेवलेंथ तो वेव की होती है, ये पार्टिकल की वेवलेंथ की बातें करने लग गए, लोगों का फ्यूज उड़ गया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोमेंटम के। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया। ठीक है, मतलब ये बहुत अजीब सी बात थी यार ये वो वाली बात थी कि यार आप जो हो ना, आप भी एक वेव भी हो और आप पार्टिकल भी हो। ओ भाई, ओ मैं जो हूं ना, मैं भी वेव हूं, मैं भी पार्टिकल हूं। ओ भाई साहब, आर यू सीरियस वाली कंडीशन यहां पे आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो यार। आपने तो इसको पढ़ रखा है तो आपके लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं हो, पर एक बार आप इसको रात को जब सोने वाले हो तब सोचना कि यार आप वेव हो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मैं वेव हो कैसे सकता हूं, मैं तो यहां पे बैठा हूं, मैं सारे यूनिवर्स में थोड़ी ना घूम रहा हूं एक साथ एक टाइम पर, बट आप वेव हो, क्या कर सकते हैं, आप पार्टिकल भी हो, आप वेव भी हो। तो इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। h तो अपना प्लैंक का कांस्टेंट है, p अपना मोमेंटम है। तो इन्होंने ये लैम्डा वेव की प्रॉपर्टी होती है, p पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी को और वेव की प्रॉपर्टी को इंटरकनेक्ट कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p से। h जहां पे प्लैंक कांस्टेंट है, p मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल है, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू
मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को अपने को पता ही है यार, मास इंटू वेलोसिटी होता है, इतनी फिजिक्स तो सबको आती है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि यार एक डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो एक बॉल की जिसका मास 0.1 kg है, जो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और एक इलेक्ट्रॉन की भी कैलकुलेट कर लो जिसकी वेलोसिटी c/10 है। तो अगर मैं बॉल की कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास निकल के आएगी 2.2 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की करूंगा तो वो मेरे पास निकल के आएगी 2.4 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो यार दिस इज नेग्लिजिबल। मतलब यार अब 10 की पावर -34 तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि वो कितना छोटा है एक्चुअली में। ठीक है, बट ये एक बड़ी क्वांटिटी है। तो होता क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए जो वेवलेंथ निकल के आ रही है दैट इज मीनिंगफुल। उसका एक मीनिंग है, वो सेंस बनाता है, तो उसको हमको वेव की तरह मानना पड़ेगा। बट हमारी जैसी बॉडीज के लिए, मैसिव बॉडीज के लिए ये वैल्यू इतनी छोटी आती है कि हमको नॉर्मल लाइफ में वो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होती नहीं दिखती। बट कुछ वैल्यू तो है। तो हां, आप इतू सा वेव हो, मेजॉरिटी आपकी सारी प्रॉपर्टीज पार्टिकल के जैसी हैं, बट आप इतू सा तो वेव हो। ठीक है, तो यार अब इसमें कुछ एक फॉर्मूला होता है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूं। ठीक है, हां, अब इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है अलग अलग चीजों के टर्म में। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो आप उससे भी डायरेक्टली डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। कैसे? h/√2m, m जहां पे मास ऑफ द पार्टिकल है, इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है, ये डायरेक्टली अप्लाई होता है। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी होती है और फिर बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद कर लो आप। ठीक है, पोटेंशियल की टर्म्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसका Q कूलम कैरी कर रहा है, अगर मैं उसको V पोटेंशियल लगा दूं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/QV। ठीक है, और अगर ये पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए डायरेक्टली सारी कैलकुलेशंस मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दी है। फॉर्मूला जाता है √150/V एंगस्ट्रॉम। अभी याद रखना ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने 25 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, उसकी वेवलेंथ दे दो नैनोमीटर में, तो आप क्या करोगे? आप तो डायरेक्टली √6 लिख के आ जाओगे, जो गलत हो जाएगा। ये एंगस्ट्रॉम में है। अगर आपसे एंगस्ट्रॉम के अलावा कोई और यूनिट में पूछा है तो पहले इस फॉर्मूला से एंगस्ट्रॉम में निकालो। क्या बोलो मैं? अगर आपसे फॉर्मूला में कोई और यूनिट में पूछा है तो पहले आप फॉर्मूला से एंगस्ट्रॉम में निकालो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, आगे हुआ, चले आगे। पक्का समझ में आया? याद रखना, इससे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो यार अब ये किलर विजुअलाइजेशन, एक्चुअल वाला, रियल वाला, देखो ये तो डी ब्रोगली ने बोला आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखता है, वो एक वेव होता है। क्या बोला डी ब्रोगली ने? वो पार्टिकल नहीं होता, वो वेव होता है। आप देखो यहां पे ध्यान से, ये जब एक्साइट हुआ दूसरे उसमें चला गया तो ये एक वेव की तरह से बिहेव कर रहा है, डिकचिक 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 डिकचिक, डांस कर रहा है ये। यहां पे इसको ध्यान से देख रहे हो, यहां पे डांस कर रहा है ये। इसने इलेक्ट्रॉन, ये इसने कोई फोटोन खाया और ये वेव बन गया। तो अगर मैं इसको पिक्चराइज कर रहा हूं भाई, ये तो आपने चलता हुआ देख लिया, अगर हम इसको वैसे देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह से एक ऑर्बिट के अंदर इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो दिस इज वन वेव। ठीक है, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये 5 वेव। तो टोटल 5 वेव से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, तो यार हमको यहां पे ये समझ में आया कि 5 वेव यहां पे बनी है, तो एक होल नंबर ऑफ वेवलेंथ मस्ट फिट इनटू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है, ये जो हमारा ऑर्बिट है, इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वेव्स आएंगी तभी कोई सेंस बनेगा। मतलब आपके लिए n = 4 अलाउड है, n = 5 अलाउड है, पर n = 4 1/3। मतलब यार मैं बोलूं 1/3 वेव, तो 1/3 वेव तो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। बाकी वेव कहां है? तो यार डी ब्रोगली ने ये बोला कि क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वो हर ऑर्बिट में एक होल नंबर ऑफ वेव्स के साथ फिक्स होगा। कि अगर वो 4th ऑर्बिट में है तो वो 4 वेव बनाएगा, वो 5th ऑर्बिट में है तो वो 5 वेव्स बनाएगा। उन्होंने ऐसा बोला। तो इससे हमको एक चीज समझ में आई कि अगर n नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं लैम्डा वेवलेंथ के साथ इस सर्कल के अंदर, तो टोटल सर्कमफेरेंस मेरा कितना हो जाएगा? n इंटू लैम्डा। यार लैम्डा वेव्स है, मतलब लैम्डा एक वेवलेंथ है, एक वेव की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? n लैम्डा। टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है भाई? टोटल नंबर ऑफ वेव्स n नंबर ऑफ वेव्स।
हर वेव की वेवलेंथ लैम्डा, तो टोटल कितना हो गया? अगर मैं उसको निकालूं कि यार टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा n लैम्डा। और ये जो n लैम्डा है ये कहां पे है? इस पूरे सर्कल को सरकमवेंट कर रही है। तो मतलब सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? n लैम्डा के। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है। यार मैं कैलकुलेशन क्या बता रहा हूं आपको, अभी जस्ट चमकेगा। बोर ने एक चीज छोड़ी थी, हवा से निकाल के लेके आया था, वो यहां पे आएगा। अब डी ब्रोगली के कैलकुलेशन से आप लैम्डा को h/mv लिख सकते हो। तो मैं वो डाल देता हूं, तो 2πr इज इक्वल टू nh/mv। इसको मैं थोड़ा सा जैसे ही रीअरेंज करूंगा आपके पास ये एक चीज आ जाएगी जो बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट डी ब्रोगली ने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भैया एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड क्यों होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का एक्सप्लेनेशन दे दिया किसने? डी ब्रोगली ने। तो इसलिए डी ब्रोगली के मॉडल को सक्सेसफुल माना गया। एक्सपेरिमेंटली दिस वाज ट्रू। और अब इसका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन डी ब्रोगली ने भी दे दिया कि हां यार इस कारण से एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π यहां पे निकल के आ गया। क्लियर हुआ? कैसे आया भाई? कि होल नंबर ऑफ वेव्स फिट होनी चाहिए एक ऑर्बिट के अंदर। अगर उतनी वेव्स फिट होंगी तो उनका जो सरकमफेरेंस होगा वो n लैम्डा के बराबर होगा। सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, लैम्डा की वैल्यू h/mv, रिप्लेस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे डी ब्रोगली ने ये चीज करी तो हाइजेनबर्ग का तो दिमाग ही खराब हो गया, सो नहीं पाए वो कई महीनों तक। उनकी नींद चैन सब उड़ गई, क्योंकि उनको एक चीज रियलाइज हुई कि यार दुनिया अब क्रेजी हो गई है। मैं आपको अभी जो बताने वाला हूं ना वो आपने पढ़ रखा है, इसलिए शायद आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो, बट जब अभी भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मेरी भी नींद खराब हो जाती है, मेरा भी चैन उड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला, बहुत सिंपल सी बात बोली। कितनी सिंपल सी बात है सर? कि यार इंपॉसिबल है मेजर करना साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। हाँ बहुत सिंपल है, इसमें क्या है सर? बड़ा चिल है, बड़ा आसान है ये। यार मतलब ये आप समझ रहे हो ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो आप हो ना, अगर आप अभी एक जगह पे हो और आप चल फिर रहे हो तो मैं ये नहीं बता सकता कि आपका भैया मोमेंटम कितना है अगर मैं पोजीशन बता रहा हूं तो। पर सर हम तो बता सकते हैं। नहीं, ये सब हमको झूठ बताया गया है, हम एक्चुअली में एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, थोड़े बहुत एरर के साथ बता सकते हैं। ये नेचर की रियलिटी है। अगर मैंने बता दिया यार तेरी स्पीड इतनी है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि तू है कहां पे। बहुत बड़ी बात है। मतलब यार अभी मेरे पास उतना एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है, बट जब हम IITs में थे तो वहां पे क्या था कि है ना, आप अगर एक लेजर लाइट लेते हो, इसका आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन बता दूं, अमेजिंग है। आप अगर एक लेजर लाइट लेते हो और उस लेजर लाइट को बहुत छोटे से एक पिन होल से पास कराते हो, तो लेजर लाइट निकल के सामने नहीं जाएगी, वो आपको रूम में कहीं पे भी दिख सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप एक लेजर लाइट लेते हो, उसको एक बहुत छोटे से पिन होल के थ्रू पास कराते हो, तो वो लेजर लाइट एकदम सामने वो पिन होल के अपोजिट नहीं दिखेगी, वो आपको रूम में कहीं भी दिख सकती है, क्योंकि उसकी अनसर्टेनिटी आ जाती है इतने छोटे स्केल पर। जैसे हमने डी ब्रोगली में देखा था ना कि मैसिव बॉडीज के लिए वो अनसर्टेनिटी, मतलब वो वेवलेंथ बहुत कम आती है। सिमिलरली यहां पे भी हम देखेंगे कि जो बड़ी बॉडीज होती हैं उनके अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, बट लाइट जैसी चीजों में अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये यूनिवर्स का वन ऑफ द मेजर गवर्निंग रूल है। अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो इसको मैथमेटिकली आता है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? चलो इसका भी थोड़ा सा रीजन देता हूं। जनरली इसका गलत रीजन दिया जाता है। बच्चे पूछते हैं कि यार ऐसा क्यों है कि हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। सबसे फर्जी, सबसे बकवास रीजन जो मेरे को आज तक मिला है वो होता है कि यार जो हमारे इक्विपमेंट होता है, जो हमारा इक्विपमेंट होता है, जब हम किसी मान लो फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी नाप रहे हैं, तो वो हमसे क्या बोलते हैं कि यार आप उस इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन मेजर करने के लिए उस पर लाइट मारोगे। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैं इसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए इस पे लाइट मारूंगा। अगर मैं इस पे लाइट मारूंगा तो वो लाइट इसको कहीं और भेज देगी। तो मतलब अगर मैं इसको देखने के लिए इसके ऊपर लाइट मार रहा हूं, इसकी पोजीशन के लिए लाइट मार रहा हूं, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो लोग बोलते हैं कि यार हमारे ये इक्विपमेंट इतना एडवांस नहीं है ना, इसलिए नेचर का लॉ आ रहा है। तो हाइजेनबर्ग अपना सर पीटते होंगे उस टाइम पे
क्या आप बोल रहे हो कि यूनिवर्स का जो सबसे बेसिक लॉ है वो ह्यूमन बींग्स का इक्विपमेंट अच्छा नहीं है इसलिए है? तो यार ये मतलब कैसी गंदी बात आप कर रहे हो। देखो आपको इसका बहुत सिंपल सा प्यारा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पे मेरे को होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये ब्रॉगली ने सही बोला था, एकदम ये 100% प्रूवन है कि ये सही है। लेट्स से मैं बोलता हूं कि यार मेरी वेलोसिटी मैं मेजर कर रहा हूं एकदम एक्यूरेटली, मतलब मेरी वेलोसिटी एकदम फाइनाइट है। अगर मेरी वेलोसिटी एकदम फाइनाइट है, जरा ध्यान से समझना, वेलोसिटी अगर मेरी फाइनाइट है तो मतलब m इंटू वी, मेरा मोमेंटम भी फाइनाइट है, मेरा मोमेंटम फाइनाइट है और यहां पे इक्वालिटी का साइन है, तो मतलब मेरे पास एक फाइनाइट लैम्डा आएगा। फाइनाइट लैम्डा आएगा मतलब ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। अब जरा मेरे को एक बात बताना, इसमें पार्टिकल कहां पे है? क्या पार्टिकल यहां पे है? क्या यहां पे है? क्या यहां है? क्या यहां है? वो तो कहीं भी हो सकता है। तो जैसे ही मैंने वेलोसिटी को फाइनाइट किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मेरा लैम्डा फाइनाइट हो गया। जैसे ही मेरा लैम्डा फाइनाइट हो गया, मेरी पोजीशन अनसर्टेन हो गई, क्योंकि वो इस वेव में कहीं पे भी हो सकता है पार्टिकल। अब मान लो मैं चाहता हूं कि यार सर मेरे को तो पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करनी है। अगर आपको पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करनी है तो मैं बोलूंगा आपसे कि यार इसकी वेवलेंथ कम कर दो। तो पहले ये इतना ज्यादा फैला हुआ था पार्टिकल, इतनी जगह पे था, अब ये सिर्फ इतनी सी जगह पे आ गया। आप वेवलेंथ को और कम कर दो तो पार्टिकल और ज्यादा फिक्स पोजीशन में आ गया। अब आपको सिर्फ वो इधर से इधर में ही मिल सकता है, और कम करके फाइनली उसको ऐसा कर दो कि वो इतनी सी जगह में ही मिले, पोजीशन और फिक्स हो गई। और एकदम 100% एक्यूरेटली अगर आपको मेजर करना है तो आप इतनी पोजीशन कर दो कि इसकी वेवलेंथ जो है, लैम्डा जो है, वो टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो आप एकदम एक्यूरेटली पोजीशन मेजर कर लोगे। पर जैसे ही मैंने लैम्डा को 0 की तरफ टेंड करवाया, जैसे ही मैंने लैम्डा को 0 की तरफ टेंड करवाया, यहां पे देखना कि मेरा मोमेंटम इंफिनिटी को ट्रेंड कर जाएगा, मतलब मेरी वेलोसिटी इंफिनिटी को ट्रेंड कर जाएगी। तो जब भी मैं पोजीशन के पीछे भागता हूं, मेरी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाती है, और जब भी मैं वेलोसिटी मेजर करने के पीछे भागता हूं या मोमेंटम मेजर करने के एक्यूरेटली पीछे भागता हूं, मेरी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। तो डी ब्रॉगली के लॉ के बेसिस पर हाइजेनबर्ग ने बोला था कि भैया आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अगर मोमेंटम को पकड़ोगे तो आपकी पोजीशन गई, पोजीशन को पकड़ोगे तो आपका मोमेंटम गया। मैथमेटिकली उन्होंने ये लॉ दिया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। किससे ज्यादा है ये? एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा है। मतलब आप इतनी अनसर्टेनिटी तो आपके पास जिंदगी में हमेशा आएगी ही सही। ये मिनिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है जो आपके पास आएगी अगर आप साइमल्टेनियसली मेजर करोगे पोजीशन को और मोमेंटम को। ठीक है, अब आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो भाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो यार हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अगर मैं 1 मिलीग्राम बॉडी, 1 मिलीग्राम की उस पे लगाऊंगा, 10⁻⁻6 केजी पे अगर मैं लगाता हूं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो मेरे पास जो अनसर्टेनिटी आएगी वो इतनी कम आएगी। तो ये मीनिंगलेस है यार। 10⁻28 की अनसर्टेनिटी आना का एरर आना इज वेरी 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 लेस। पर अगर मैं यही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल छोटी बॉडी पे लगाता हूं इलेक्ट्रॉन की जैसी, तो फिर अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा आती है। तो हाइजेनबर्ग से हमको यह बात तो पता चल गया कि यार डेफिनेट पाथ हम किसी भी पार्टिकल का नहीं बता सकते। और बोर ने क्या बोला था कि डेफिनेट पाथ होते हैं। मैं बता सकता हूं हर एक टाइम पर बोर के अकॉर्डिंग कि यार वेलोसिटी कितनी है और वो कितना दूर है न्यूक्लियस से, उसका रेडियस क्या है। हाइजेनबर्ग ने बोला ऐसे नहीं होता है, या तो आप वेलोसिटी ही बता सकते हो या तो आप पोजीशन ही बता सकते हो, दोनों साइमल्टेनियसली आप नहीं बता सकते। तो इसका मतलब जिंदगी में डेफिनेट तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब करें क्या? आपको अगर ट्रेजेक्टरी डिफाइन करनी है, उसकी लोकेशन और वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जो हम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। तो इसका फाइनल निकल के ये आया कि सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी के लिए भी साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते, तो हम एक फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी की बात भी नहीं कर सकते। हमको बात करनी किसकी पड़ेगी? हमको बात प्रोबेबिलिटी की करनी पड़ेगी। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, एक प्रोबेबल रीजन बता सकते हैं जहां पे कि इलेक्ट्रॉन होगा, और वो भी एक गिवन एरर के साथ बता सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने डेफिनेट ऑर्बिट का कंसेप्ट को रिप्लेस मार के प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट वो लेके आ गए। ठीक है, तो अब ये देखते हैं यार ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। चलो, तो हाइजेनबर्ग साहब ने बोल दिया कि भैया ये डेफिनेट ट्रेजेक्टरी वगैरह कुछ नहीं होता है, जिंदगी में जो भी होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है।
तो उन्होंने एक नए एरा की शुरुआत करी जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल एरा बोलते हैं, और उसमें हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मिला एटम का, जो अभी तक भी वही चलता आ रहा है। दिस इज द बेस्ट मॉडल, बेस्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव। तो उन्होंने बोला ऑर्बिट को हटाओ, ऑर्बिटल को लाओ। तो बोर को सारी दुनिया ने ये बोला, मैं नहीं बोल रहा, सारी दुनिया ने ये बोला, ठीक है। तो बोर पिक्चर से आउट हो गए क्योंकि उन्होंने डेफिनेट ट्रेजेक्टरीज दिया था। पर अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इतना छोटा सा पार्टिकल है कि हम साइमल्टेनियसली पोजीशन वेलोसिटी नहीं बता सकते, तो हमको इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा और ऑर्बिटल का कंसेप्ट हमको लेके आना पड़ेगा। ऑर्बिटल क्या होता है? एक रीजन अराउंड द स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, अगर मैं आपसे पूछूं, कोविड के टाइम की बात नहीं कर रहा, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो आपका बच्चा है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बच्चे की दिन में 3 बजे से रात को 10 बजे तक या रात के 12 बजे तक, कोई भी XYZ बच्चा है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो मिलने की कहां है? या कोई आपसे ये पूछे सबसे, आप ही बताओ यार वो राहुल नाम का लड़का कहां मिलेगा, तो रैंडम आदमी तो यही बोलेगा ना, जब जा उसके घर में जाके ढूंढ। ऑब्वियस सी बात है, जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। सिमिलरली यार, क्योंकि घर में रहने की प्रोबेबिलिटी ही तो सबसे ज्यादा होती है। मैं फॉर श्योर ये नहीं बोल सकता यार आप खेलने जा सकते हो, चाची के जा सकते हो, नाना के जा सकते हो, दोस्त के जा सकते हो, दोस्तनी के जा सकते हो, जा तो आप कहीं भी सकते हो, घर के बाहर भी तो डोल सकते हो कि अरे वो आएंगे झरोके पे और हम दर्शन करेंगे, है ना, है ना, आपने थोड़ी ना किया है, ठीक है। तो आप बाहर भी जा सकते हो, बट मैक्सिमम चांसेस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके रहने की कहां रहती है? आपके खुद के घर पे, ठीक है। तो ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योर हूं मैं कि यही मिलेगा, नहीं। हम बोलते हैं कि यार ये कुछ X% प्रोबेबिलिटी आपको ये इसी रीजन के अराउंड मिलेगा, न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। तो वो रीजन ऑफ स्पेस जहां पे न्यूक्लियस की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो यार ऑर्बिटल का कंसेप्ट ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं पे भी मिल सकता है। तो दिस इज ऑर्बिटल। यार अब दिस इज पिक्टोरियल, आपको जो है एक्चुअली में यहां पे चीजें दिख रही है, पिक्चर्स में बता रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा। तो प्लीज आप ही हवा में सॉल्व मत करके आना, पेन पेपर पे, मतलब पेपर पे पेन चला के आना, तभी जाके फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर आते हैं। बहुत सारे बच्चे हवा में कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसको सिली मिस्टेक का नाम देते हैं और फिर बाद में ये बोल देते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट है, भैया पेन नहीं चलाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो ये पिक्टोरियली आप डिफरेंस समझो, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, पर इस रीजन के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। बोर ने क्या बोला? आपको वो अगर ये सेंटर है तो इतने r डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये पक्का है। आप ये r डिस्टेंस पर पहुंच जाओ, यहां खड़े रहना, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, एक बार आपसे हाय बाय बोल के वहां से निकल जाएगा। तो बोर का मॉडल हो गया फिलॉप, मिला हमको प्रोबेबिलिटी का मॉडल, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी सर और निकालेंगे कैसे? अब आपके सामने जो आने वाला है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि उनको ये बड़ी भारी सी, लंबी सी, चौड़ी सी, मोटी सी, पतली सी इक्वेशन समझ में नहीं आती है, और ये आपको आएगी भी नहीं। इन इक्वेशंस पे काम करने के लिए लोगों को 5-5, 6-6 साल की PhD लग जाती है। आप ये एक लेक्चर में समझ के आगे बढ़ जाते हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी इक्वेशन में क्या है, कैसा है, वी डोंट केयर, यू शुड ऑल्सो नॉट केयर। हमको सिर्फ ये कि फाई से मतलब है, ठीक है। यहां पे साई वेव फंक्शन है, फाई नहीं साई वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, m मास इलेक्ट्रॉन का, वैसा भटाओ, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारे को क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मिलने का रास्ता कहां से आता है? साय से आता है, क्योंकि साय पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है एक सिस्टम की स्टेट का कि यार वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा है, ठीक है। जब हम इस साय का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मास डेंसिटी अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या बोलोगे कि यार सर इसका मतलब हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। तो ये मेरा साई स्क्वायर हो गया। साई एक XYZ 3D फंक्शन है, इसको मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम कितनी ली मैंने? dx इंटू dy इंटू dz, ये मेरी वॉल्यूम हो गई। तो जब मैं साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये एक छोटा सा क्यूब मैंने मान लिया, उसमें मैंने इस साई फंक्शन को देख लिया कि यार उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये मेरे को पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल रही है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते ही मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यार देखो
ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई ना, ये एक्चुअली में उन लोगों ने करी यार जो अपने लक्ष्य के पीछे पागल थे। तो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, आपसे भी आज बोल रहा हूं कि यार सिर्फ दो तरह के लोग ही फोड़ते हैं, पहले जो पागल होते हैं और दूसरे जो पागल होते हैं। समझा? मैं तो पागल हूं फॉर श्योर यार। देखो मेरे को कुछ नहीं दिखता, मेरे को दिखता है भारत में 32 करोड़ बच्चा है, उस बच्चे को पढ़ाना है, वहां तक पहुंचना है, उनको एजुकेशन देनी है, एंड दैट इज द गोल। जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक वो लक्ष्य अचीव नहीं हो जाएगा। और मेरे को ये भी पता है कि यार जब वो लक्ष्य अचीव हो जाएगा तो दुनिया के बच्चों के पीछे भागूंगा, क्योंकि जिंदगी में रुकना नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, आजकल माहौल वैसा भी चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक पूरे डट के अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी जिद के साथ आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं यार। श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, आइंस्टाइन, इस एक लेक्चर में डी ब्रॉगली, जितने लोगों के बारे में आपने पढ़ लिया ना, ये महानतम साइंटिस्ट्स में से एक हैं, बोर, ठीक है। तो उनसे हमको यही सीखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ये नाइट्रोजन का एटम है, हम ये पता लगाना चाहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को हम भरे कैसे, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, उसकी पूरी जानकारी हम कैसे निकालें। इसके लिए क्वांटम नंबर नाम की एक चीज होती है, ठीक है। पहले हम उसके लिए ऑर्बिटल समझ लेते हैं। हमको ऐसा पता है जहां पे स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, ऑर्बिटल्स को 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से हम कैरेक्टराइज करते हैं। आपको किसी भी ऑर्बिटल के बारे में पोजीशन पता लगानी हो, कुछ भी पता लगाना है आपको ऑर्बिटल्स के लिए, तो आपको एनएलएम पता होना चाहिए। एनएलएम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एसपीडीएफ, इनके बारे में हम और जानते हैं अभी। मैक्सिमम ऑर्बिटल जो एक शेल के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, शेल का कंसेप्ट वही है बोर वाला, के एल एम एन। अभी भी एटम्स के अंदर शेल तो होते हैं, हमने शेल को डिस्कार्ड नहीं किया है, हमने पूरा का पूरा बोर मॉडल उठा लिया। देखो उसमें कोई चेंज नहीं किया है, बस फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी की जगह अब बोर मॉडल के अंदर ही प्रोबेबिलिटी की बात करने लग गए हैं। तो जैसे हम किसी भी एक आदमी को एड्रेस देते हैं ताकि हम उसको एग्जैक्टली बता पाए कि वो कहां है। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है दीप शाह, ठीक है, उसको हम एड्रेस देते हैं, हमको उसको पता लगाना है कि वो कहां है, तो हम बोलेंगे यार कि वो आईआईटी बॉम्बे में। अगर 2012 से 16 की बात करो, जब मैं वहां पे पढ़ता था, कि यार वो आईआईटी बॉम्बे में है, हॉस्टल 3 में रहता है, रूम नंबर ये है, उस रूम में 2 आदमी है, आवाज लगा लेना जाके दीप शाह, जो आदमी मुंडी उठाए वही दीप शाह है। थोड़ा सा गोरा सा, थोड़ा सा मोटा सा, गुज्जू सा टाइप का दिखने वाला आदमी दीप शाह है। हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, 4 में बांटा। यार आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है, ये हमको सबको पता है। फिर हम बोलेंगे वहां से हॉस्टल 3 में जाना, फिर हम बोलेंगे रूम नंबर इसमें जाना, फिर हम बोलेंगे कि यार वो आदमी को पहचानना, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहचानना है तो उसके लिए भी हमको 4 उसकी क्वांटिटीज चाहिए या 4 पैरामीटर्स चाहिए, उसको पूरा उसका एड्रेस डिफाइन करने के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन का। और वो 4 क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। यार कोई भी आईआईटी ले सकते हो, रुड़की ले लो, खड़गपुर ले लो, या एम्स दिल्ली ले लो। मैं वहां का पढ़ा हूं इसलिए मेरे को वहां के रूम नंबर वगैरह पता है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है हॉस्टल के जैसा। हम और एक डीप लेवल पे चले गए, अब हम और क्लोज आ गए हैं दीप शाह को ढूंढने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है रूम के जैसा। तो यार जो हॉस्टल का एक रूम होता है वो ही ऑर्बिटल होता है। तो अगर आपको ये तीनों बातें पता है तो आपको ऑर्बिटल के बारे में पूरी जानकारी है। हमको ढूंढना किसको है? इलेक्ट्रॉन को। तो उसके लिए हमको स्पिन क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ती है, ये दीप शाह के इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये दीप शाह के इक्विवेलेंट है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब एक बार समझ लेते हैं एन, एल, एम और एस को। एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको बताता है कि शेल का नंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी शेल नंबर 1 है तो इसका n = 1 हो जाएगा। ये शेल नंबर 2 है तो n = 2 हो जाएगा। ये शेल नंबर 3 है तो n = 3 हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में ये हमको उसकी एनर्जी के बारे में भी बता देता है। मैंने आपको बताया था आप न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास हो आपकी एनर्जी उतनी ही कम है। तो जितना कम n होगा एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, जितना n कम होगा डिस्टेंस भी उतना कम होगा। तो एनर्जी और डिस्टेंस के बारे में ये हमको चीजें बता देता है। तो जितना ज्यादा n, मतलब जितना ज्यादा n बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के दूर जाते जाओगे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। फिर दूसरा होता है भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। शेल के बारे में हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया। अब सबशेल के बारे में हमको कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको ये बताएगा, नेम ऑफ सबशेल देता है, ठीक है, एनर्जी लेवल के साथ जो एसोसिएटेड है, और सबशेल का नंबर देता है एक एनर्जी लेवल के या फिर एक शेल के अंदर, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एन पे, एंड पॉसिबल वैल्यूज आर 0 से n-1। मतलब एक शेल के अंदर कितनी सबशेल्स होंगी ये उसके n पे डिपेंड करता है, और वैल्यू आती है 0 से n-1 के जितनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n = 1 है
तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर एल आर 0, क्योंकि 0 से n -1 1 -1 0। अगर n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 तो होगी सही हमेशा, और n -1 भी हो सकती है तो 1 भी हो सकती है। अगर n 3 है तो l की वैल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब आप ये समझ गए, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, n1 है तो l0, n2 है तो l0, 1, n3 है तो l0, 1, 2। आई बात समझ में? अब l0 होता है तो हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जो सबशेल बताता है, तो l इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग s सबशेल होती है, छोटे s से हम इसको लिखते हैं। नेम होता है शार्प और इसका शेप होता है स्फेरिकल। फिर 1 पे p आता है, नेम होता है प्रिंसिपल और शेप होता है डम्बेल, 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 ठीक है। L इज इक्वल टू डू तो D डिफ्यूज्ड, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल D का, ठीक है। F हमारे सिलेबस से बाहर है, हमको इसको नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं F सबशेल को ढूंढते ढूंढते। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपका वैसे ही सिलेबस ज्यादा है। कृपया अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर नहीं जाए, सूचना जनहित में जारी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एनर्जी भी डिसाइड कर लेता है सबशेल की अलॉन्ग विद n फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल सबशेल। एनर्जी ऑफ सबशेल इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसको हम कैसे करते हैं, ये भी सेम फंडा अपनाता है। L बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा L होगा करेस्पॉन्डिंगली उस सबशेल की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो F की एनर्जी उससे ज्यादा, फिर D की, फिर P की और फिर S की। समझ में आई बात? ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बता देता है एक सबशेल में, ठीक है। और वो बराबर होता है 12 + 1 के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास S सबशेल है तो इसके लिए S सबशेल के लिए मेरा L हो गया इज इक्वल टू 0। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे जो इसमें ऑर्बिटल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 1। मान लो मेरा L इज इक्वल टू 1 है तो टोटल मेरे पास जो इसके अंदर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है कि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, L इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये मेरा S हो गया। L इज इक्वल टू 2 वाला 2 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 5, तो ये मेरा D सबशेल है, ठीक है। तो यार किस सेंस में हम बात करते हैं, सबसे पहले शेल, फिर सबशेल, फिर ऑर्बिटल्स और फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक बात कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 2l + 1, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो 2l + 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 × 2l + 1, ठीक है। तो देखो n क्लियर हुआ, ये मेरे नंबर ऑफ शेल हो गया, ये मेरा शेल का नंबर हो गया। इसमें कितने सबशेल्स होंगे 0 से n - 1, बहुत बढ़िया। हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 2 × l + 1, उस सबशेल का नंबर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दो, और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूरी इस तरह से चेन आगे चल जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है। अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। भाई अब आपने बोला कि सर P वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उन ऑर्बिटल्स को भी तो अलग अलग करना पड़ेगा। हां, तो ऑर्बिटल लेवल की जानकारी देने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है। m की वैल्यू डिपेंड करती है l पर, और उसकी इंटीग्रल वैल्यूज ही होती हैं सिर्फ, मतलब -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +1.5 नहीं हो सकती, -1.5 नहीं हो सकती, 0 को इंक्लूड करते हुए। तो ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है किसी भी सबशेल में, और ओरिएंटेशन बता देता है अलग अलग ऑर्बिटल्स का स्पेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू -l से +l इंक्लूडिंग 0, तो -0 से +0 मतलब 0 ही हो गई, ठीक है। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन एक होता है। तो जो S सबशेल होता है वो स्फेरिकल होता है, उसका सिर्फ एक पॉसिबल ओरिएंटेशन है। L इज इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया मेरा P सबशेल। तो इसके -1, 0, +1 3 वैल्यूज हो सकती हैं। तो एक तो X में P होता है, एक Y में होता है और एक Z में हो सकता है। तो 3 पॉसिबल इसकी ओरिएंटेशन हो गई। ये वाला कौन सा हो गया, दिस बिकम्स D विद L इज इक्वल टू 2। तो ये कौन कौन से होते हैं dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। तो इसमें 5 हो गए। और सिमिलरली F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। आगे चले, इसके ऑर्बिटल्स किस ओरिएंटेशन में होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऑर्बिटल जिनकी सेम वैल्यू ऑफ n है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास n इज इक्वल टू 2 है और मेरे पास सारे p ऑर्बिटल्स हैं, मतलब p ऑर्बिटल है मेरे पास, px है, py है और pz है, 2px, 2py, 2pz है। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है
तो ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर रहेगी और ये कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ एन सेम है, तो जितनी भी वो सबशेल के अंदर के ऑर्बिटल्स हैं, एक पर्टिकुलर सबशेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर रहेगी। ठीक है, तो जैसे ये एस है, ये पी है, ठीक है, ये तीनों पी डीजेनरेट हैं। अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये तीनों पी की एनर्जी बराबर है, ये डीजेनरेट है। ठीक है, तीनों डी की एनर्जी बराबर है, ये भी डीजेनरेट है। क्लियर हुआ? पर पी और डी डीजेनरेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि यार बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि इनकी एनर्जी का ऑर्डर हम पहले ही निकाल चुके हैं। डी की एनर्जी पी से ज्यादा होती है प्रोवाइडेड एन इज सेम। ये सारी बातें हम तब कर रहे हैं जब शेल का नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ठीक है, फिर फाइनली आ गया हमको दीपशाह को पकड़ना है, तो स्पिन क्वांटम नंबर, भाई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो अलग अलग होंगे। पाउली ने हमसे बोला था, जो अभी हम पढ़ेंगे, कि एक इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिटल में है, पूरे एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसलिए जो चौथा क्वांटम नंबर है उसकी 2 वैल्यूज होती हैं, +½ और -½ 2 तरह की स्पिन एग्जिस्ट करती है। तो अगर मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है, ये उसका डब्बे वाला नोटेशन है, तो एक ऑर्बिटल अगर +½ स्पिन में रहेगा तो दूसरा ऑर्बिटल -½ स्पिन में रहेगा। तो अब हम पूरा पहचान सकते हैं। शेल पता करो, फिर सबशेल पता कर लो, फिर ऑर्बिटल पता कर लो, फिर उसकी स्पिन पता कर लो, तो यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो एड्रेस हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आगे चले साहब, चलो आगे। बहुत सिंपल है यार ये वाला पार्ट, वेरी इजी। ठीक है, तो 2 पॉसिबल स्पिन यहां पे अलाउड है, अवेलेबल है। अब आ जाता है कि यार मैं ग्राफिकली देखना चाहता हूं कि यार इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकली ग्राफिकली हो कैसे रहा है। उसके लिए हमारे पास ग्राफ्स होते हैं या फंक्शन होता है जिसको हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन जनरल इजी चैप्टर है, पर इसके कारण वो उसको बहुत टफ मान लेते हैं, है ना। तो ये हमको बहुत यूजफुल होता है कि यार इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर किस प्रोबेबिलिटी के साथ हमको मिलेगा, तो हम उसका ग्राफिकल प्लॉट कर लेते हैं उसको ग्राफिकली, और हमारे को ये आराम से मिल जाता है। ठीक है, जितना दूर रहेगा उतना आसान उसको निकालना रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर है। न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसको एटम में से निकालना उतना ही दूर हो जाएगा। तो यार ये देखो, ये अपना एक एटम है, ऐसा दिखता है, प्रोबेबिलिटी ऐसी दिखती है, H का एटम। तो अब अगर मैं इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, रेडियल मतलब यार मैं उसका रेडियल फंक्शन ले लेता हूं, इसको मैं r² या ψ²r, इसको कभी कभी इस तरह से नोटेशन भी किया जाता है, इंटू 4πr² dr, दिस टर्म इज वॉल्यूम। ठीक है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी थिन स्फेरिकल मेरा ये जो थिन स्फेयर है, मैं इस एरिया में चाहता हूं कि इस एरिया में मेरे को प्रोबेबिलिटी मिले, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी यार? 4πr² dr इसकी वॉल्यूम होती है। फिजिक्स में आप ये डिटेल में सीखोगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर जगह पे फंक्शन कितना हो जाएगा? r² मेरा फंक्शन हो जाएगा। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, ψ² इंटू वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी बताता है। तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाता है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ ψ²r वर्सेस r, तो मेरा ये ग्राफ निकल के आता है। इस ग्राफ को थोड़ा समझ के देखते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस रेडियस का ग्राफ। तो आप ये नोटिस करना कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस के पास जा रहा हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं हो रही है, क्या मैक्सिमम हो रही है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है फॉर s ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। बट जब मैं इसको 4πr² इंटू dr से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये ग्राफ बनेगा, और सिर्फ ये वाला ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे को ये ग्राफ क्या बताता है? इस वाले पे मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई, इस पे मेरा रेडियस हो गया। तो मेरे को ये ग्राफ क्या बता रहा है कि मेरा r इज इक्वल टू 0, मतलब न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उसके बाद जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूं, मतलब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस के पास जा रहा हूं, इस पॉइंट तक जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। यहां पे प्रोबेबिलिटी मेरी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, यहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई।
और जैसे जैसे फिर मैं आगे जाता जा रहा हूं मेरी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की कम होती जा रही है। सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो मैक्सिमम इंफिनिटी भी थी, यहां पे जीरो कैसे हो गई? क्योंकि आपने इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर की वैल्यू कितनी है? जीरो है न्यूक्लियस पे। तो मैं किसी भी नंबर को, इंफिनिटी को तो नहीं, टेंडिंग टू इंफिनिटी, एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं है, मैं किसी भी एक फाइनाइट नंबर को, है तो नंबर फाइनाइट ही, अगर मैं किसी भी एक फाइनाइट नंबर को f मान लेते हैं उसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी जीरो। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया? इसलिए यहां पे जीरो हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मान लो मैं हाइड्रोजन एटम के लिए आर मैक्स की वैल्यू निकालता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.52 एंगस्ट्रॉम, विच इज एग्जैक्टली व्हाट बोर सेड। तो यार हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने डिस्टेंस पर फाइंड हो रही है इलेक्ट्रॉन को पाने की? जो बोर ने बोला था उतने ही डिस्टेंस पर हो रही है। तो बोर का मॉडल यहां से और ज्यादा फेमस हो गया कि हाँ यार, एटलीस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम बोर ने एकदम सही प्रिडिक्शंस किए थे, बस उनके फिक्स्ड वाले को मॉडल को हटा के प्रोबेबिलिटी वाले मॉडल पर आना है। तो यार ये 1s का ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस का, ठीक है। मैं ग्राफ 2s के लिए प्लॉट करूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। यहां पे ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है, चलो न्यूक्लियस पे तो प्रोबेबिलिटी जीरो है, पर उसके बाद भी एक पॉइंट ऐसा है जहां पे प्रोबेबिलिटी मिलने की जीरो है। तो अगर मैं इसको आपको विजुअलाइज कराऊं एक्चुअली में 2s ऑर्बिटल दिखता कैसा है, तो वो ऐसा दिखता है। आप ये पॉइंट को गौर करना, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। तो अदर देन r इज इक्वल टू जीरो, क्या बोल रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनना, अदर देन r इज इक्वल टू जीरो, अगर कहीं और प्रोबेबिलिटी मिलने की जीरो होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। कि अगर आप इस पर्टिकुलर, इसको मैं Rn बोल देता हूं, न्यूक्लियस से अगर आप Rn दूरी पर जाएंगे तो वहां पे मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि यार इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की जीरो है। और आर मैक्सिमम कहां पे है? आर मैक्सिमम यार यहां पे कहीं पे आगे डिस्टेंस पर जाकर है। तो ये 2s का ग्राफ हो गया। तो इसमें दो पहाड़ बने हैं, 1s के ग्राफ में एक पहाड़ था, 2s के ग्राफ में दो पहाड़, 3s के ग्राफ में तीन पहाड़ बनेंगे, 4s के ग्राफ में चार पहाड़ बनेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब नोड को डिफाइन कर लेते हैं यार अपन, वो प्लेस 3 डायमेंशनल स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उस प्लेस को हम नोड बोलते हैं। दो तरह के नोड होते हैं, या तो आप एक r डिस्टेंस पर जाओ, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, तो जो डिस्टेंस बेस्ड नोड होता है, जो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि यार इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोल रहा हूं मैं कि यार इस पर्टिकुलर दूरी पे चले जाना, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। क्लियर हुआ? पक्का? आगे चले, पारी हो रही है, वो दिमाग में बैठा हुआ है, और वो राशि और कुकर वाला भी दिमाग में बैठा हुआ है। सर्टेन ऑर्बिटल्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो हमको ऑलरेडी आता है। तो इसका मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे? आपको अगर कोई भी ऑर्बिटल दिया हुआ हो तो आप रेडियल नोड बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, ठीक है। हमारे को सिर्फ इसके फॉर्मूला से काम है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय द फॉर्मूला n-l-1, जहां पे n आप जानते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आप जानते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और 1 को तो आप जानते ही हो। ये n-1 नहीं है, कंफ्यूज मत होना है, ये मेरे फॉन्ट का खराबी है कि वो l और 1 को एकदम एक जैसा बना रहा है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3p ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू हो गई 3, l की वैल्यू हो गई 1, तो मेरा रेडियल नोड कितने आ जाएंगे? अगर मैं इसको Rn लिखूं तो मेरे रेडियल नोड आ जाएंगे 3 -1 -1 विच इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास मान लो 5d ऑर्बिटल है, ये कैसा 5 बना रहा है भाई, सांप थोड़ी ना बनाना है, 5 बनाना है। मान लो मेरे पास अगर 5d ऑर्बिटल है तो मेरे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे मेरे 5 -2 -1। सर 2 कहां से आ गया भैया? n-l-1 है ना, तो ये n, ये l और ये 1 तो 1 ही है, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास 2 रेडियल नोड आ जाएंगे 5d ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। एक और टाइप का नोड होता है, या डिस्टेंस पे नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर प्लेन पे मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना एकदम जीरो है, उसको बोलते हैं एंगुलर नोड। तो वैल्यू ऑफ एंगुलर नोड फंक्शन बिकम जीरो एट सर्टेन थीटा एंड फाई, मतलब एंगल पे बेसिकली डिपेंड करिए, थीटा फाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो एट सर्टेन प्लेनर सरफेस और समटाइम्स कोनिकल सरफेसेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड। इसके भी हमको फॉर्मूला से मतलब है, जैसे मान लो अगर ये px ऑर्बिटल है, ये मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरा ऑर्बिटल px है,
तो YZ प्लेन जो है वो उसका एंगुलर नोड हो जाएगा। ये भी आपको एकदम साफ क्लियरली समझ में आ रहा है। मेरा बोर्ड अगर मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो इस बोर्ड को परपेंडिकुलरली कट करता हुआ प्लेन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा नोडल सरफेस हो जाएगा या नोडल प्लेन हो जाएगा। एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं, एल के बराबर होते हैं। ठीक है, किसके बराबर होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रेडियल और एंगुलर नोड निकालो 3D ऑर्बिटल के अंदर, तो पहले आप रेडियल नोड निकाल लो, तो n माइनस एल माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंगुलर नोड कितने आ जाएंगे, एल के बराबर 2 आ जाएंगे। तो अगर मैं टोटल नोड्स का फॉर्मूला निकालूं, टोटल कितने नोड्स होते हैं किसी भी एक ऑर्बिटल में, तो वो मेरा आ जाएगा n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। ये तो मेरे रेडियल नोड्स हो गए, ये मेरे एंगुलर नोड्स हो गए, विच इज इक्वल टू टोटल n माइनस 1। ठीक है, तो टोटल नोड्स n माइनस 1, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड l। तो टोटल नोड्स कितने हो गए, n माइनस 1। तो कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें कितने नोड्स होंगे ये सिर्फ उसके शेल पे डिपेंड करता है, मतलब उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है टोटल नोड्स। अच्छा, अब रेडियल नोड्स कितने होंगे और एंगुलर कितने होंगे, ये उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगर अब हम p ऑर्बिटल की बात करें तो 2px ऐसा दिखता है, 3px ऐसा दिखता है और 4px ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर आप इनके ग्राफ्स की बात करो तो 2px में 1 पहाड़, 3px में 2 पहाड़ और 4px में 3 पहाड़। r इज इक्वल टू 0 पे नोड नहीं माना जाता। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 को नोड नहीं माना जाता। उसके अलावा अगर ग्राफ कहीं पे भी 0 हो रहा है तो वहां पे माना जाएगा। ये थोड़ा पीपीटी में दिक्कत हो गई, ये थोड़ा इधर उधर खिसक गया, बट दिस शुड इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया वो, माफी चाहता हूं। बट 3px में कितने नोड है, दीज आर रेडियल नोड्स। अच्छा, ये वाला ग्राफ रेडियल नोड्स बताता है, ये टोटल नोड्स नहीं बताता। ठीक है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप इस वाले रिप्रेजेंटेशन से सिर्फ डिस्टेंस बेस्ड प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, एंगल बेस्ड प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। इसलिए इसका नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना होकर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, तो भाई 3px में कितने रेडियल नोड होते हैं, 1 होता है। ठीक है, n माइनस एल माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1। 4px में कितने रेडियल नोड होते हैं, 2 होते हैं, 4 माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अब एक चीज हमको और समझने वाली है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। अब अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे तो जो 3s है वो लाइट ब्लू कलर में है, जो 3p है वो येलो है और जो 3d है वो ग्रीन है। ठीक है, 3s लाइट ब्लू, 3p येलो और 3d ग्रीन। आप अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास एक पॉइंट है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल की आ रही है, फिर p वाला उसके ऊपर है और फिर d वाला उसके नीचे है। तो मेरा s की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। ठीक है, ये मेरा s हो गया, p की प्रोबेबिलिटी मेरी ये हो गई, ये मेरा p हो गया और d की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में रहता है, फिर p ऑर्बिटल रहता है और फिर d ऑर्बिटल रहता है और फिर f ऑर्बिटल रहता है। तो पेनिट्रेशन मतलब न्यूक्लियस के पास जाने की एबिलिटी वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, s की, फिर p की, फिर d की, फिर f की। तो अगर n डिफरेंट है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा दूरी बढ़ाते जा रहे हो, तो जितना छोटा n पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा। पर अगर n डिफरेंट नहीं है तो फिर मेरा इसका आंसर आ जाएगा s मोर देन p मोर देन d मोर देन f फॉर सेम n। ठीक है, आया समझ में? तो s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, फिर उसके बाद p की, फिर d की और फिर f की। ठीक है, अब मान लो मैं आपको कोई भी एक एटम भरने की बोलता हूं कि मेरे को बता दो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, पहले कौन सा शेल भरेगा, पेन से पहले कौन सा सब शेल भरेगा, क्या ऑर्बिटल होगा, ये कैसे वो कैसे। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमारे पास 3 लॉज होते हैं। अब हम फाइनली एटम को भरना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन की, तो आपको पता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। अब मैंने ये कैसे लिख दिया, मेरे को कैसे पता कि सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर p में 4 इलेक्ट्रॉन भरे। उसका आंसर किससे जाता है, सबसे पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये बोलता है, बड़ी सिंपल सी बात वो बोलता है
क्या बोलता है वो ये बोलता है कि यार आप कुछ भी कर लो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर है उसमें चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे भारत में किसी भी सिटीजन का आधार नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही एक एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबके क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। तो k शेल n = 1, s ऑर्बिटल है ये, इसके लिए l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होगी, दूसरे के लिए -½ होगी। तो अगर हम इसको लिखें तो ये ऐसा डिनोशन हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, 3 सेम है, चौथे में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आओ प्रिंसिपल पे आ जाते हैं भाई साहब। भाई कौन पहले भरेगा, 1s को पहले भरूं 2s को पहले भरूं? तो बहुत सिंपल सा जाता है कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम n+l रूल। सबसे पहले इसको लॉजिकली समझ के देखते हैं। आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां भरना चाहोगे जिसकी एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर जा रहे हैं केमिस्ट्री में। हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पे जाना जाएगा जहां पे कि जाने में उसको मिनिमम एनर्जी मिल रही है। कहां पे जाना चाहेगा? जहां जाने पर उसको एनर्जी मिनिमम मिल रही है। कहां जाना चाहेगा? जहां पे कि एनर्जी मिनिमम मिल रही है। कहां जाना चाहेगा? जहां पे एनर्जी मिनिमम मिल रही है। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? कहां जाना चाहेगा भैया? जहां पे कि एनर्जी उसको मिनिमम मिल रही है। क्लियर? तो सबसे पहले कौन सा सबशेल भरेगा या कौन सा शेल भरेगा? जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, तो सबसे कम, अभी आउबाउ ने ऐसा रूल बताया कि अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर पता लगाना है तो आप उसके शेल का नंबर प्लस सबशेल का नंबर, क्वांटम नंबर जो होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम निकाल लो। जिसकी वैल्यू इस सम की कम आएगी उसके लिए उतनी एनर्जी कम होगी। क्लियर हुआ? जिसकी n+l की वैल्यू कम, जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। ये आउबाउ ने सिंपल सा प्रिंसिपल, मतलब ये आउबाउ प्रिंसिपल का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, जिसने भी ये साइंटिस्ट ने दिया था उन्होंने ऐसा बोला यार n+l कैलकुलेट कर लो, जिसकी भी वैल्यू n+l की कम होगी वो एनर्जी में कम होगा। चलो बहुत बढ़िया। 2p के लिए अगर मैं n+l की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो 3 के बराबर आएगी। 3s के लिए अगर मैं n+l की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 3 के बराबर आएगी। तो अभी ये रूल अधूरा है, अभी आउबाउ प्रिंसिपल रूल अधूरा है। इसमें एक चीज हमको ऐड करनी है और वो ये है कि अगर दो ऑर्बिटल की सेम n+l की वैल्यू आए, जैसे 2p और 3s की आई, तो जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n होगी, मतलब जिसका शेल का नंबर कम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस हो गया तो मेरा 2p तो यहां होगा और मेरा 3s यहां होगा। ठीक है, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो 2p और 3s में 2p की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3s। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन कहां पे भरूंगा? पहले मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा 2p में और फिर मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा 3s में। ठीक है, इसका एक जुगाड़ वाला तरीका भी होता है। आप इस तरह से सारे ऑर्बिटल्स को लिखते जाओ और फिर उसको ऐसे क्रॉस करते जाओ और इस डायरेक्शन में बढ़ते जाओ तो आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 4s। सर 4s कैसे पहले भर गया 3d से? सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेशन करनी है। 4s के लिए n+l की वैल्यू निकालूंगा तो 4 + 0 विच इज इक्वल टू 4। 3d के लिए n+l की वैल्यू निकालूंगा 3, इसके लिए l कितना होता है 2 विच इज इक्वल टू 5। तो मेरे n+l की वैल्यू ज्यादा आ रही है। अब दिमाग नहीं लगाना, जिसमें n+l की वैल्यू ज्यादा है वो बाद में ही भरेगा। n+l बराबर होगा तब जिसका n कम है वो पहले भरेगा। ठीक है, तो दिमाग ना लगाएं, n+l रूल को फॉलो करते जाएं। ठीक है, अब एक चीज और आ रही है, सर मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल है, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऐसे भरूं, ऐसे भरूं, ऐसे भरूं कि मैं ऐसे भरूं, ऐसे भरूं कि मैं ऐसे भरूं, ऐसे भरूं, ऐसे भरूं? मैं भरूं तो भरूं कैसे, ये तो बताओ मेरे को आप। चलो मेरे को इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, ये मैंने एनर्जी से निकालने हैं, पर अब इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, इन तीनों ऑर्बिटल्स में, ये p सबशेल में मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूं? पैरेलल स्पिन, अपोजिट स्पिन, पहले एक एक डब्बा भरूं कि पहले एक डब्बा पूरा भर दूं? इसका आंसर दिया हंड ने। हंड ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से ऑर्बिटल्स में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए विद पैरेलल स्पिन। उन्होंने बोला कि यार सबसे पहले तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम करनी है। तो इससे ये तो रूल आउट हो गया, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितना है, सिर्फ एक, तो ये तो हटा, आपको ऐसे और ऐसे डालना है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि यार पैरेलल स्पिन रखनी है, मतलब
तीनों की या तो प्लस हाफ रख लो या तीनों की माइनस हाफ रख लो, तो ये भी गया। तो पहले सेम स्पिन में अनपेयर्ड तरीके से भरना शुरू करो, ठीक है। तो अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं कैसे भरता, मैं ऐसे भर देता, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कैसे भरूंगा, ऐसे भर दूंगा। 4 है तो ऐसे, फिर 5, फिर 6, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहले 3 में कंफ्यूजन होता है। तो ये हंड ने रूल दिया, ठीक है। तो हंड ने बोला ये गलत है, आप इसको टोटल स्पिन यूज कर लो। अच्छा, मल्टीप्लिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एक टर्म होती है मल्टीप्लिसिटी, उसका फॉर्मूला होता है 2s+1, ठीक है। तो टोटल स्पिन भाई इसकी भी प्लस हाफ, इसकी भी प्लस हाफ, इसकी भी प्लस हाफ, तो 3/2, तो मल्टीप्लिसिटी 4 के बराबर आ जाएगी। इसमें अगर आप टोटल स्पिन कैलकुलेट करते हो तो हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, तो हाफ के बराबर ही आएगा, तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2। और हंड ने बोला था कि भैया मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम रखना, आप मल्टीप्लिसिटी को कम नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लिसिटी को अपन ने मैक्सिमम कर दिया ऊपर वाले केस में। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली कि यार देखो पैरेलल स्पिन में भरते हैं तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेट एनर्जी कम हो जाएगी अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मतलब उन्होंने अपने यार जो उन्होंने रूल दिया उसके पीछे का लॉजिक तो देंगे, ऐसे बोल तो नहीं देंगे हाँ मैं हूं बड़ा आदमी हूं मेरी बात मान लो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। डी और एफ में तो ये बात और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें तो 5-5 इलेक्ट्रॉन एक सिमेट्री में भरते हैं, जितनी ज्यादा सिमेट्री उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। उन्होंने बोला यार देखो आप ये पैरेलल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हो ना, वापस दिखाता हूं जादू। उन्होंने बोला आप ये पैरेलल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर कूदते रहते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर कूद रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इधर से उधर कूद रहे हैं, ये इधर से उधर कूदते रहते हैं, सारे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है इधर से उधर कूदने के, पूरी पीएनसी लगा लो, तो नेट एनर्जी जो है ना आपकी इस एक्सचेंज से कम हो जाती है। तो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होते हैं भाई, n इंटू n माइनस 1/2, जहां पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है पैरेलल स्पिन के अंदर। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस फॉर D10 कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, आंसर 20। देखो D10 ऐसा होता है, तो पहले 5 तो आप पैरेलल स्पिन वाले अप स्पिन वाले ले लो, उनके लिए निकाल लो n इंटू n माइनस 1/2 अप स्पिन वाले, ठीक है, तो वो गए 10। फिर डाउन स्पिन वाले ले लो, वो भी 5 है, तो 5 इंटू 4/2 वो भी हो गए 10। तो टोटल एक्सचेंजेस कितने होंगे, सारे अप स्पिन वाले एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहेंगे, सारे डाउन स्पिन वाले एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अप स्पिन और डाउन स्पिन में एक्सचेंज नहीं होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, अप स्पिन और डाउन स्पिन में एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम लिखते हैं NLX के जैसे, जहां पे N क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L जो भी सबशेल है उसका नंबर है, तो उसके बदले में सबशेल को लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये सेकंड शेल N इज इक्वल टू 2 का P सबशेल है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो NLX, तो 2p5। अगर मैं 1s2 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है भैया, ये 1 जो है शेल है, s ऑर्बिटल है या सबशेल है, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भरे हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। सबसे कम एनर्जी जिसकी होती है उसको हम सबसे लेफ्ट में लिखते हैं, हाइड्रोजन का सॉरी 1s1 होगा, सॉरी हीलियम का 1s2 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, तो कार्बन में सबसे पहले कौन भरेगा 1s, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर कौन भरेगा 2s, n+l रूल में यहां पे लगा रहा हूं। फिर कौन भरेगा 2p, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 भर दिए, 5वां और 6ठा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जिसकी सबसे कम एनर्जी वो सबसे लेफ्ट में, तो 1s2, फिर उसके बाद 2s2 और 2p2, ठीक है। नाइट्रोजन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे जोड़ दो, तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन करना है तो ये हो जाएगा 2p4, फिर फ्लोरीन 2p5, फिर नियॉन 2p6। इस तरह से आप भर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल नोटेशन मेथड और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम मेथड, ठीक है। चले आगे, चलिए। तो यार ये एटम का मॉडल कुछ इस तरह से होता है, पुराना मॉडल है, बस इसको हमने प्रोबेबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाइट्रोजन भैया इसका कैसे होता है, अभी मैंने आपको बता ही दिया, 1s2 2s2 2p3, तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। कुछ एक लोगों का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी चलो एक कॉन्सेप्ट है कि यार आपके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और आर्गन के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। ऑक्सीजन में सॉरी 6 हैं, 2s के भी 2 और 2p के 4, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s के, और आर्गन के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s और 3p के मिलाकर, ठीक है। कुछ कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, इनको हम पीरियोडिक टेबल में ज्यादा अच्छे से देखेंगे, जिनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2 हो गए, 2s2 4, 2p 6, ये हो गए 10, फिर 3s2, ठीक है 12, 3p 6, ये हो गया 18, फिर अपना हो गया 4s। अब इसमें 4s2 होना चाहिए था, बट एक्चुअली में 4s1 होके 3d5 हो जाता है ड्यू टू पैरेलल स्पिन। कॉपर में क्या होता है, ये सब यहां तक सेम रहता है, 4s1 3d10 हो जाता है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। क्रोमियम में होना चाहिए था 4s2 3p4, पर ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब बच्चा रोना शुरू कर देता है कि सर केमिस्ट्री तो एक्सेप्शनल होता है, सारी थ्योरी सारी लॉजिक क्या हुआ। भैया एक बार बताओ, तुम्हारे को जैसे स्टेबिलिटी मिलेगी तुम वैसा ही तो करोगे। थ्योरी तो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है, क्रोमियम ने थोड़ी ना बोला था कि तुम ये थ्योरी बना दो। अब वो थ्योरी 80% 90% लोगों पे अप्लाई होती है, इसलिए लोगों ने उसको थ्योरी मान लिया और बाकी इनको एक्सेप्शन के फ्री हो गए। बट एक्चुअली में तो नेचर तो वैसे ही बिहेव करेगा ना। लाइट थोड़ी ना बोलेगी कि तुमको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक काम करती हूं, सिर्फ पार्टिकल नेचर की हो जाती हूं। नहीं 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 नहीं, वैसे काम नहीं करता, ठीक है। तो वैसे यार ये बेचारे अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो चीजें कर लेते हैं। एक मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, जिसको म्यू इफेक्टिव से बोलते हैं, विच इज इक्वल टू √n इंटू n+2। तो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो ये अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्रोमियम के लिए अगर मैं म्यू निकालूंगा तो वो बराबर आएगा √n 6 इंटू 6+2 8, विच इज इक्वल टू √48, ठीक है। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। अगर मैं कॉपर के लिए निकालूंगा तो कॉपर में देखो 4s1 3d10 है, तो ये यहां पे तो 3d10 में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट 4s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर के लिए जो म्यू है वो हो जाएगा मेरा √1 इंटू 1+2, विच इज इक्वल टू √3। तो ये मेरा कॉपर का क्या हो जाएगा, ये मेरा कॉपर का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज और होती हैं, जैसे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है कि भाई सेम। आइसोटोप का क्या मतलब होता है जरा बताना। तो आइसोटोप का मतलब यह होता है कि यार जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। ऐसे बहुत सारी टर्म्स होती है, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स, ये सारी टर्म्स, ठीक है। बट ये बहुत सिंपल चीजें, रिवीजन के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो यार ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन होता है समाप्त। आप लोगों को काफी मजा आया होगा, क्योंकि मुझे कराने में बहुत मजा आया, ठीक है यार। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को इतनी जल्दी और इतने इजीली रिवाइज कर लेंगे, मार्क्स कोई काट के बता दे, है ना। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे ना। ईसरल की ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपके पास PYQs हैं, शीट्स हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना फिजिकल आपकी नहीं होगी, ये पक्का है। हिलेंगे भी नहीं सवाल एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं किए तो, ठीक है। तो यार पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऐसे ही फोड़ते रहो। ऑल द बेस्ट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, पाप है। देखो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी फिजिकल की रिवीजन सीरीज चला रहा हूं, सारा आंसर NCERT की सीरीज लेके आ रहे हैं, दीवाना बना दे सीरीज ऑलरेडी चल रही है, शॉर्ट्स बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस बना रहे हैं। बहुत एनर्जी और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं यार। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक करते जाओ, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट।